तो सबसे पहले जो एग्जाम की दृष्टि से हम लोग ये देखेंगे कि विभूतिपाद की शुरुआत किस सूत्र से हो रही है। तो धारणा के बारे में बताया जा रहा है। तो देश बंधे चित्त से धारणा, किसी भी देश में चित्त को स्थिर करना, रोकना धारणा है। उसके बाद धारणा के बाद ध्यान आ गया है। तत्र प्रत्येक तानता, यानी जहां पर आपने धारणा किया हुआ है उसी पर एक तानता, जो आपका चित्त ठहर जाए, वृत्ति ठहर जाए, तो उसको ध्यान कहेंगे। उसी ध्यान के बाद समाधि की चर्चा की गई है। तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि, यानी कि आप जिसके उस पर ध्यान लगा रहे हैं, अब सिर्फ उसी का ध्यान रह जाए, अपना स्वरूप शून्य हो जाए, और जिस जो ध्येय है उस ध्येय पर आप टिक गए तो समाधि है। बस एक एक लाइन में बताता जा रहा हूँ, फिर डिटेल में आएंगे। त्रयम एकत्र संयम, क्योंकि कई बार सूत्र से सवाल आ जाता है। त्रयम एकत्र संयम मतलब ऊपर जो तीनों है, धारणा, ध्यान और समाधि, तीनों को मिलाकर संयम कहा गया। इससे संबंधित भी सवाल आता है, संयम किसको कहा जाता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो धारणा, ध्यान और समाधि को संयम कहा जाता है, एक साथ मिला करके। कहते हैं हम संयम कर रहे हैं तो क्या होगा, तज्जयात प्रज्ञालोका, यानी हमने संयम पर अगर परिपक्व हो गया, संयम पर हमने सिद्धि कर ली तो क्या होगा। प्रज्ञा मतलब हम लोग सब लोग जानते हैं, प्रज्ञा का मतलब बुद्धि होता है। तो बुद्धि हमारी प्रखर हो जाएगी, यानी बुद्धि का प्रादुर्भाव हो जाएगा। तज्जयात प्रज्ञालोका, यानी कि बुद्धि हमारी प्रखर होकर, यानी कि बुद्धि का एक तरह से आलोकित हो जाना। उसके बाद कहा गया तस्य भूमि सुविनो योगा। अब जो है इसी को कहा गया है कि जब आप संयम करते हैं तो संयम को फिर जो है क्रम से विनियोग करें, यानी कि आप सूक्ष्म में किए तो सूक्ष्मतम में जाए, सूक्ष्मतर जाए, फिर सूक्ष्मतम जाए, यानी कि अंदर अंदर और अंदर, यानी जब तक उसका पूरा साक्षात्कार ना हो जाए। उसके बाद कहा गया है त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य, यानी कि ये जो तीनों हैं ये अंतरंग साधन है। जो हम लोगों ने पढ़ा है कि बहिरंग साधन और अंतरंग साधन, तो विभूतिपाद में धारणा, ध्यान, समाधि है। और उससे पहले जो 5 था, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, वो जो पांचों था वो बहिरंग साधन है। तो वो किसमें उसकी चर्चा है, वो साधन पाद में चर्चा है। 5 की चर्चा साधन पाद में है अष्टांग योग से, और 3 की चर्चा विभूति पाद में है। तो इसी में 7वें नंबर के सूत्र में विभूति पाद में यही कह रहे हैं, जो अंतिम के 3 है धारणा, ध्यान, समाधि, वो अंतरंग साधन है। लेकिन 8वें सूत्र में ही कहते हैं, देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना, इससे संबंधित सवाल आता है हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे मैंने सोचा एक बार इसको कंप्लीट करके फिर जाएंगे। तदपि बहिरंग निर्विजस्य, कहते हैं कि ये तीनों अंतरंग साधन जरूर है, धारणा, ध्यान, समाधि, लेकिन उसके बावजूद ये निर्बीज समाधि के लिए बहिरंग साधन है। यानी जब निर्बीज समाधि की चर्चा होगी तो धारणा, ध्यान, समाधि जो है वो बहिरंग साधन हो जाएगा। तो सवाल आता है बहिरंग, धारणा, ध्यान, समाधि किन के लिए बहिरंग है, तो 3-4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो उसमें एक ऑप्शन अगर निर्बीज है तो निर्बीज पर टिक लगाएंगे, निर्बीज के लिए धारणा, ध्यान, समाधि बहिरंग है। निर्बीज की जगह पर कई बार असंप्रज्ञात भी दे दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा असंप्रज्ञात ही होगा फिर उस समय। उसके बाद कहा गया है जब हम ये सब अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, कहते हैं व्युत्थान संस्कार, मतलब व्युत्थान के संस्कार का निरोध होता है, और जो है निरोध के संस्कार का प्रादुर्भाव होता है। तो इसको और अभी डिटेल में पढ़ लेंगे। कहते हैं फिर निरोध का संस्कार, तस्य प्रशांत बाह्यता संस्कार, जो निरोध का संस्कार है वो एक तांता से चलना शुरू हो जाता है। अब इसके अर्थ में पूरा कंप्लीट देखते हैं। मुझे लगा ये सूत्र जब 10 एक साथ हो उसको बताने से ज्यादा आसानी होगी आगे समझने में। अब हम लोग इसके पहले सूत्र से आते हैं और अच्छे से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्या आ सकता है। सबसे पहले तो विभूति पाद हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तृतीय पाद है, तीसरा पाद है पातंजलि योग दर्शन का। विभूति पाद की शुरुआत धारणा से होती है, जैसा कि अभी हम लोगों ने सूत्र भी देखा। और अष्टांग योग के पहले 5 जो अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, वो साधन पाद में उसकी चर्चा की गई है। और बाकी के जो 3 अंग हैं उसकी चर्चा विभूति पाद में की गई। एकदम नहीं तो एकदम ध्यान से सुनिए, आंख बंद करके मनन करते हुए कि 5 की चर्चा साधन पाद में, 3 की चर्चा विभूति पाद में। सवाल आपका आ सकता है अंतरंग योग की चर्चा पातंजल योग दर्शन के किस पाद में की गई है, तो इससे संबंधित सवाल। अब इसको जवाब मन में सोच के रखिएगा, बाद में इसका जवाब देखेंगे, ठीक है, बाद में इसको क्वेश्चन भी करेंगे। अब पहला सूत्र हमारा जो है, अब उसको अच्छे से देखते हैं। देश बंधस चित्तस्य धारणा। अब सवाल यह है कि शरीर के बाहर या भीतर किसी भी देश में चित्त को ठहराना धारणा है। सिंपल सा एक लाइन का तो सूत्र यही है, लेकिन कहा गया है कि कौन सा देश।
अब शरीर के अंदर कौन सा देश, बाहर कौन सा देश। तो कहा गया है कि शरीर के अंदर जो देश, मतलब देश को भी दो पार्ट में अगर बांट ले, देश मतलब यहाँ कहा गया है ध्येय वस्तु जिस पर आप धारणा करेंगे वो ध्येय होगा। तो ध्येय को दो पार्ट में बांट दिया गया है। धारणा के लिए ध्येय दो हो गए, आंतरिक और बाह्य। तो आंतरिक हो गया शरीर के अंदर। शरीर के अंदर कौन कौन सा हो गया आपका, आपके किसी भी चक्र को ले लीजिए, हृदय ले लीजिए, नाभि ले लीजिए, और चक्र के अलावे भी और है कि आपने किसी ने हार्ट पे यूं ही ध्यान लगाया हुआ, किसी ने नासिका के अग्रभाग पर ध्यान लगाया, किसी ने आज्ञा चक्र पर। मतलब ये जो शरीर के अंदर जितने स्थान है उसको देश कहा गया, वो शरीर के अंदर के आंतरिक देश हो गए। बाह्य देश शरीर के बाहर जो भी चीज, आप चंद्रमा पे ध्यान कर रहे हैं, आप सूर्य पर ध्यान कर रहे हैं, आप किसी वृक्ष पर ध्यान कर रहे हैं, लता पताओं पर ध्यान कर रहे हैं, तो वो बाहर के ध्यान हो गए, बाह्य वस्तु हो गए। तो सिंपल कहा गया किसी भी देश में, अब देश से तात्पर्य आप समझ गए, आंतरिक और बाह्य कोई भी देश, यानी ध्येय वस्तु जिस पर आप धारणा करने वाले हैं। किसी भी देश विशेष में जब आप वृत्ति मात्र को रोकने का अभ्यास करते हैं या स्थिर करने की करते हैं, तो वही धारणा है। करना करना दो बार हो गया, मतलब स्थिर करना या रोकना, सिंपल से धारणा के बारे में इतना ही है। अब इसका कई बार सूत्र दे दिया जाता है देश बंधस, और आगे छोड़ दिया जाता है, नीचे आपको दो तीन चीजें दे दी जाएंगी और कहा जाएगा कि इसको पूरा कीजिए सूत्र को। तो वो पूरा करेंगे हम लोग, बाद में देख लेंगे। ध्यान के अब सवाल है कि ध्यान क्या है। दूसरा सूत्र हमारा है विभूतिपाद का ध्यान का, धारणा के बाद कहते हैं तत्र तब प्रत्ययिकतानता ध्यानम। तब जो है उसमें उस तब से यहाँ तात्पर्य है कि ऊपर वाले से नीचे वाला कनेक्टेड है, यानी धारणा से ध्यान कनेक्टेड है। तो कहते हैं जिस स्थान में आपने धारणा की हुई है, जिस देश में आपने धारणा की हुई है, उस देश में चित्त का एक समान बना रहना धारणा है। ठीक है, यानी कि उस ज्ञेय विषय ज्ञान का एक समान बने रहना, यानी कि जब आप उस पर ध्यान कर रहे हैं, आपकी वृत्ति किसी एक चीज पर है, समोसा पर है, तो समोसे की जगह आप दूसरी वृत्ति पर ध्यान को, दूसरी वृत्ति ना लाएं बीच में। जैसे कि मान लीजिए समोसा है, समोसे के बदले अब काजू कतली पे ना जाए, अभी समोसे पे ही रहे, यानी कि दूसरी वृत्ति का उपस्थित ना करना, यही ध्यान है। अब समाधि करके फिर उसके बाद मैं आता हूँ, इसको एक बार तीनों को एक साथ फिर हम लोग समझेंगे दूसरे उदाहरण से। इसका भी सवाल नीचे, लेकिन उसको देख लेते हैं। तीसरा समाधि है तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि। कहते हैं ध्यान करते करते जब सिर्फ ध्येय मात्र की ही प्रतीति रह जाती है, यानी जिस पर आप ध्यान करते हैं सिर्फ उसकी ही प्रतीति रह जाती है और चित्त का अपना स्वरूप शून्य रह जाता है, तब समाधि हो जाता है। यानी कि जिस पर ध्यान लगाया गया है सिर्फ उसके स्वभाव को प्राप्त हो जाना, तब समाधि कही जाती। और दूसरे तरह से इसमें जैसा कहा गया स्वरूप शून्य में भी समाधि, यहाँ इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि योग अभ्यास यानी जो योग साधक हम आप हैं उसका ज्ञान शून्य हो जाता है, ऐसा नहीं है, ज्ञान शून्य नहीं होता है, बल्कि जिस पर हम ध्यान लगा रहे हैं उसका पूरा साक्षात्कार हो जाता है। उस वक्त हमारा पूरा ध्यान जो है सिर्फ उसी पर होता है, तो बाकी ज्ञान की वहां जरूरत नहीं पड़ती। बाकी ज्ञान ऐसा लगता है कि उसका स्वरूप शून्य हो गया, सिर्फ जिस वस्तु को हम देख रहे हैं, जिस पर ध्यान लगा रहे हैं, ध्येय उसका साक्षात्कार हो रहा है, उस समय सिर्फ वही वही है, बस इसका ये अर्थ है। अब इसको दूसरे रूप में समझने की कोशिश करते हैं, जो मैंने कहा एक उदाहरण देकर समझते हैं धारणा, ध्यान और समाधि को कैसे समझेंगे। अब हमने क्या किया, एक चैनल हमारा यहाँ है, इसमें पानी भरा हुआ है इस चैनल में, ठीक है। अब यहाँ दूसरा चैनल यहाँ है, इसमें भी पानी भरा हुआ है, या इसमें नहीं, ये खाली है, इसमें हमें पानी पहुंचाना है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, सबसे शुरुआत में गायत्री जी क्या करेंगे, अब यहाँ से यहाँ तक में एक गड्ढा खोदना शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है। इस चैनल से इस चैनल तक पानी ले जाना है, गड्ढा खोदेंगे। अब गड्ढा खोद रही है, गड्ढा खोद रही है, गड्ढा खोद रही है, अब गड्ढा खोदती जाएंगे, खोदती जाएंगे। तो अभी गड्ढा खोदने की कोशिश को आप मान लो कि ये धारणा है, हमने कोशिश शुरू कर दी। अब गड्ढा खोदने की, गड्ढा खोदने के बाद क्या हुआ, अब ध्यान पर आएंगे। अब हमने पूरा यहाँ से यहाँ तक गड्ढा पूरा खोद दिया हुआ है। अब जैसे गड्ढा हमने खोदा तो पानी को प्रवाह तो शुरू होगा, पानी का प्रवाह तो जिस समय गड्ढा खोदा उसी समय से शुरू हो गया, थोड़ा सा आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है, हम गड्ढा खोदते जा रहे हैं। अब क्या हुआ, हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा गड्ढा खोद दिया है और पानी का प्रवाह यहाँ से यहाँ तक जाना शुरू हो गया। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, बीच बीच में कहीं कहीं पानी अटक रहा है, कहीं रुक जा रहा है। तो फिर हम
फावरे से आते हैं, उस जगह को फिर थोड़ा सा साफ करते हैं, ताकि जहां पानी अटक रहा है वहां हो जाए। तो जैसे जैसे जहां जहां अटक रहा है उसको साफ करते जाएंगे करते जाएंगे। अब क्या हुआ, पूरा एकदम एक तानता से जाना शुरू हो गया। अब पूरा, अब कहीं कोई निर्बाध नहीं, कोई बाधा नहीं है बीच में। अब सिर्फ और सिर्फ वो प्रवाह ही प्रवाह है, तो ये समाधि हो गया। ठीक है, और जब तक थोड़ा थोड़ा बाधा, उस बाधा को साफ करते जा रहे हैं, उसको ध्यान समझने। ठीक है, तो ये 3 स्टेप में बस आपको उदाहरण बस समझने के लिए हमने दिया हुआ है। इसी को दूसरे तरीके से जो समझाया जाता है वो ऐसे समझाया जाता है कि किसी चीज पर सपोज कीजिए आप धारणा करने के लिए आए, जैसे कि हमने धारणा शुरू करा। तो अभी क्या है, हम नाक के अगले भाग पर हमने करा। नाक के अगले भाग पर जैसे हमने करा, आज क्यों नहीं करा? ठीक है, नाक के अगले भाग पर कहा गया करो, तो हमने करा। 1 सेकंड ध्यान रहा, दूसरे सेकंड कहीं और ध्यान चला गया, समोसे का ध्यान चला गया, कहीं आज जाना किसी से मिलने उस पर ध्यान चला गया। फिर हमने सोचा नहीं, हमें तो नासिका पर, नासिका के अग्र भाग पर ध्यान ले जाना है, वहां पर फिर गया। मतलब टूटता गया, छोटा 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 टूटता गया, आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और हम लगातार इसकी कोशिश करते जा रहे हैं। तो जब थोड़ी देर कोशिश करते जाएंगे या कुछ दिन कोशिश करते जाएंगे अपने अपनी क्षमता के हिसाब से, तो क्या होगा, उसके बाद जो 1 सेकंड का लग रहा था धारणा में हम रुक रहे थे, वो अब हमारा सपोज करो 5 सेकंड हो गया या 10 सेकंड हो गया, या उससे बढ़ गया, थोड़ा सा और बढ़ा। फिर बीच में जो है कहीं और ध्यान चला गया, अब ने फिर हमने ध्यान को ऊपर से खींच कर लाया, नहीं 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 यहाँ आ जाओ, चित्त को वहीं लगाया, फिर रुका, फिर टूटा, फिर जा रहा है, यानी कि पहले वाले से थोड़ा ज्यादा हो गया। अब क्या हुआ, हमने सोचा कि नहीं आज हमें 10 मिनट ध्यान करना है। अब 10 मिनट के 10 मिनट जो है हम जिस पे ध्यान लगाए उसी पे ध्यान रहा, उसके अलावा कहीं ध्यान गया ही नहीं, कहीं नहीं गया। और ऐसा हम खो गए कि हमें एहसास ही नहीं है। कई बार होता है ना, हम किसी चीज में ऐसा खो जाते हैं कि खोने के बाद सामने से कोई आता है जाता है, हमें पता नहीं चलता, किसी ने पूछा अरे कहाँ ध्यान में खोए हुए हो, तो वो स्थिति हो जाती है जब उसी में वही लगता है कि मैं ही अब वो हो गया हूँ, उसी में थोड़ा सा स्टेज अपर जाएंगे तो समाधि की स्थिति होती है। अब चौथा जो सूत्र है वो ये है कि त्रयम एकत्र संयम, यानी कि तीनों को एक मिलाकर संयम है। यानी किसी एक, आपने कोई एक विषय ले लिया, कोई एक देश ले लिया, और उस पर आप क्रम से करते जा रहे। पहले आपने धारणा किया, फिर ध्यान, ध्यान पर पहुंच गए, फिर आप समाधि पर चले गए। ये नहीं कि आज हमने धारणा नासिका प्रदेश पर किया, कलम ध्यान जो है फिर ध्यान लगाने लग गए, अरे ठीक है अब नहीं हम डायरेक्ट ध्यान करेंगे, हम तो अब जो है नाभि प्रदेश पर करेंगे। ऐसा नहीं, कोई एक जो अगर आप किसी एक को ध्येय बना लेते हैं कि नहीं यही हमारा ध्येय है, अब इसके अलावा हम कहीं नहीं जाना है, हमें एक एक किसी चक्र पर करना या एक किसी देश पर कर लेना है, उस पर आप तीनों को एक साथ मिला देते हैं। तीनों एक साथ तभी मिलेगा जब पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तो दूसरी सीढ़ी पर पहुंचेंगे, दूसरी सीढ़ी पर चढ़ेंगे तब तीसरी सीढ़ी पर पहुंचेंगे। तो एक ही विषय में जब आप लगे रहते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि तक, तब वो संयम कहलाता है। और एग्जाम की दृष्टि से धारणा, ध्यान और समाधि जब तीनों एक साथ हो तो उसको संयम कहते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से हम समझ गए। तो एग्जाम में पूछा जाता है संयम किसको कहते हैं, जब तीनों तीनों में से कोई एक हटा देंगे तो संयम नहीं होगा। लेकिन एमसीक्यू में कई बार इनमें से संयम है, और 4 ऑप्शन दिया, 4 में से 2 ही है, और कूट में 2 का जो 2 है उसको रख दिया, तो कूट वाला हम देखेंगे धारणा, ध्यान, समाधि में कौन कौन सा है, उस हिसाब से हम कूट करेंगे। अब कहा गया है 5वां नंबर का सूत्र है कि इस संयम से जो विभूति मिलती है उसको क्या होता है, कौन सी विभूति मिल जाएगी। कहा गया जब संयम परिपक्व होता है, यानी किसी देश पर, किसी विषय वस्तु पर आपने धारणा, ध्यान और समाधि तीनों किया, आपका अभ्यास बढ़ता गया और वो अभ्यास परिपक्व हो गया, तो तज्जयात प्रज्ञालोक, यानी कि जैसे ही आपने संयम आपका सिद्ध हुआ या परिपक्व हुआ, तो उसको जीत लेने, तज्जयात मतलब जैसे आपने उसको जीत लिया, तो प्रज्ञालोक, यानी कि बुद्धि का प्रकाश होता है। यानी कि प्रज्ञालोक शब्द भी याद रखेंगे, प्रज्ञा मतलब बुद्धि होता है, आलोक मतलब बुद्धि का घटित होना, आ जाना। तो बुद्धि प्रकाशित हो जाती, जो बुद्धि अब तक आपकी दबी हुई थी, जिस पर अंधकार छाया हुआ था, या जिस पर मैला कुचला, जिस पर धूल जमी हुई थी, वो धूल साफ हो गया। ठीक है, यानी प्रज्ञा का उत्कर्ष हो गया, बुद्धि का उत्कर्ष हो गया। तो ये आपको 5वां सूत्र हो गया। तो ये किससे हुआ, संयम के परिपक्व होने पर या संयम के सिद्ध होने पर,
या फिर सूत्र संस्कृत का डायरेक्ट आपको एग्जाम में दे दिया जाता, तज्जयात प्रज्ञालोक है, छोटा सूत्र है, तुरंत दे दिया जाएगा। उसके बाद छठा में कहते हैं, छठे सूत्र में कहा गया तस्य भूमिषु विनियोग, कहते हैं जब आप ऐसा कर लें, बुद्धि का प्रकाश होने लग जाए किसी चीज पर, आप मान लो गाय पर आपने किया संयम, गाय पर संयम करके गाय से संबंधित सारी बुद्धि आपकी प्रकाशित होने लगी, अब गाय में जितनी चीजें सब आपको उसका साक्षात्कार होने लगा, तो कहते हैं तस्य भूमि सुविनियोग है, उस जो जिस पे आपने ध्यान लगाया हुआ है, धारणा ध्यान समाधि तीनों, उसमें और अंदर तक जाना है, और अंदर तक उसका विनियोग क्रम से अभ्यास करना है। तो कौन सी भूमि में, कहते हैं कि सूक्ष्म में जाना है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर फिर सूक्ष्मतम में जाना, यानी कि अंदर अंदर आना, जब तक कि पूरी तरह से उसका साक्षात्कार ना हो जाए। अभी तो साक्षात्कार की शुरुआत हुई है, अभी तो बुद्धि का प्रकाश हुआ है, अब उस बुद्धि के द्वारा आप साक्षात्कार करते जा रहे हैं। तो कहाँ तक साक्षात्कार करेंगे, जब उस विषय वस्तु के बारे में कुछ भी जानना शेष ना रह जाए, तब तक। उसी को कहा गया संयम का अभ्यास क्रम से करना चाहिए। तब तक जब तक उसके बारे में सब कुछ ना जान ले, या जब तक उनके बारे में कुछ भी जानने के लिए शेष ना रह जाए। ये छठे नंबर तक हमारा हो गया। अब कहा गया है, जो सातवां और आत्मा की चर्चा हुई थी उधर, त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य, इससे संबंधित भी सवाल आते हैं, जो ये है कि जो अष्टांग योग है आपका, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 है। 8 में कहा गया, इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है, बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग साधन, अंतरंग साधन। तो साधन क्या, अष्टांग योग साधन ही तो है। किस चीज का साधन है अष्टांग योग, वहां पर बताया गया था कि अष्टांग योग से क्या होगा, बताइए, कोई बताइए जल्दी से, तो आप लोगों का रिकॉर्ड हो जाएगा। अष्टांग योग से क्या होगा, क्यों करना चाहिए? सर विवेक ख्याति प्राप्त होगी। बहुत सुंदर, सब लोग बोलिए मनी मन, या तो या माइक खोल करके, अष्टांग योग के अभ्यास से विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। सब लोग सिर्फ कथा नहीं सुनना, इन्वॉल्व होना, इन्वॉल्व होंगे तो एकदम याद हो जाएगा, और याद करना ही हमारा मकसद है। तो अष्टांग योग के बारे में जो कहा गया है कि ये साधन है, अष्टांग योग किस चीज का साधन है, विवेक ख्याति प्राप्त करने का साधन है। तो कहते हैं इस साधन में जो, बहुत सुंदर तुषार जी, इस साधन में जो 5 बहिरंग हैं, 5 शुरुआत के जो 5 अंग हैं, उसको बहिरंग साधन कहा गया। और विवेक ख्याति प्राप्त करने के लिए अंतिम के जो 3 अंग हैं, धारणा ध्यान और समाधि, ये अंतरंग साधन है। तो एक तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, इनमें से कौन सा बहिरंग है, कौन सा अंतरंग है। तो ये याद रख लीजिए, 5 बहिरंग 3 अंतरंग। कई जगहों पर इसकी व्याख्या अलग तरीके से ऐसे कर दी गई है, प्रत्याहार को अंतरंग और बहिरंग की कड़ी मान दिया गया है। तो कड़ी तो वैसे भी है, प्रत्याहार के बाद धारणा है तो वहीं से जुड़ा हुआ है, तो उसकी कड़ी तो ऐसे भी हो गया। लेकिन ये क्लियर है कि पांचों ही बहिरंग है, क्योंकि सूत्र ये कहता है, ठीक है। सूत्र क्या कहता है, त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य, ये तीनों जो है अंतरंग साधन है, जो पहले कहा गया है। पूर्वेभ्य तो पहले, पांचों कहा गया है, उन पांचों के लिए ये तीनों अंतरंग साधन। ठीक है, एक एक चीज मेरे हिसाब से यहाँ क्लियर हो गई है। अब 8वां सूत्र देखिए, अभी सवाल पर आएंगे बाद में। 8वां सूत्र हमारा है कि तदपि बहिरंग निर्विजस्य, यानी उसके बावजूद, तदपि उसके बावजूद बहिरंग जो है ये निर्विजस, तदपि उसके बावजूद ये तीनों, कौन तीनों, धारणा ध्यान और समाधि, ये बहिरंग है। किनके लिए, निर्बीज समाधि के लिए। तो निर्बीज समाधि यहाँ अंतरंग हो गया, और जब निर्बीज समाधि होगा तो उसके लिए बहिरंग धारणा ध्यान समाधि हो गया। ध्यान रखिएगा, 8 नंबर का सूत्र है विभूतिपाद का, तदपि बहिरंग निर्बीजस्य। तदपि इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि पहले तो इसको अंतरंग बताया गया, कहते हैं ये अंतरंग है उन पांचों के लिए जो पहले बताया गया, लेकिन तदपि उसके बावजूद निर्बीज समाधि के लिए ये तीनों बहिरंग है। तो इससे संबंधित सवाल कई बार आए हुए हैं कि निर्बीज समाधि के लिए बहिरंग है, उसमें ऑप्शन दे दिया जाता है। ठीक है, तो निर्बीज समाधि को हम असंप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। तो अगर निर्बीज की जगह असंप्रज्ञात हो तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी जितने 25 लोग हैं
25 के 25 लोगों का ये गलत नहीं होना चाहिए। निर्विष समाधि मतलब असंप्रज्ञात समाधि। अब जो अगला हमारा है 8 सूत्र हो गया, 9 और 10 2 सूत्र बचा हुआ है। लेकिन 9 से लेकर 12 तक एक ही चीज की चर्चा, एक विषय में चर्चा की गई है और उससे संबंधित सवाल पूछा जाता है। तीनों इसमें क्या है, 9 से 12 तक में परिणाम दिया गया, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्र परिणाम। तो परिणाम किस चीज का होगा? आपका परिणाम मतलब रिजल्ट। रिजल्ट किस चीज का होगा? एग्जाम का रिजल्ट। हम लोग एग्जाम देते हैं, उसका रिजल्ट आएगा। हम लोगों ने अभी यूजीसी नेट का एग्जाम दिया है, उस एग्जाम का रिजल्ट आना है। तो रिजल्ट किन्हीं का जो है निकलेगा, नेट निकलेगा, किन्हीं का जेआरएफ निकलेगा और किन्हीं का नेट जो है 1-2 नंबर के लिए छूट जाएगा। तो ये परिणाम है जो हमने पढ़ा, उसका परिणाम। यानी जो हम समाधि कर रहे हैं, जो हम साधन लेकर के हम चाहते हैं कि हमें जो है मिल जाए, आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, उसके लिए जो हम साधन कर रहे हैं, उस साधन के कुछ तो कुछ परिणाम होंगे। उस परिणाम की चर्चा 9 से लेकर 12 में सूत्र तक है विभूतिवाद, और उसमें 3 परिणाम की चर्चा है। इस 3 परिणाम को अभी सब लोग क्रम से बोल लीजिएगा, ताकि इसी क्रम से दिया था, इसको क्रम से सजाएं और पता चलता है परिणाम तो तीनों याद है, लेकिन क्रम से कौन सा पहले कौन सा बाद में है ये हम भूल जाते हैं। आज ऐसा याद कर लें, भूलें ना। निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्र परिणाम। बोलिए, निरोध परिणाम, निरोध समाधि परिणाम, परिणाम, समाधि एकाग्र परिणाम, निरोध परिणाम, परिणाम। समाधि परिणाम, एकाग्र परिणाम। निरोध समाधि एकाग्र, एक बार तीनों एक साथ पढ़ जाइए। निरोध समाधि एकाग्र। निरोध समाधि एकाग्र, निरोध समाधि एकाग्र, निरोध समाधि एकाग्र। निरोध समाधि एकाग्र। ठीक है, ये इसलिए करवा रहा हूँ, यही काम आएगा। पढ़ते तो सब लोग हैं, सब लोगों ने किताब पढ़ा हुआ, लेकिन याद नहीं हो पाता क्योंकि हम अभ्यास नहीं करते हैं। और एग्जाम में ये आता है, उल्टा पुल्टा दे दिया जाएगा, पहले कौन आएगा। तो हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं वो बताता हूँ। कंफ्यूज कहाँ होते हैं, हम ये सोचते हैं निरोध समाधि एकाग्र, बहुत बढ़िया तुषार जी। कंफ्यूज होते हैं, हमने प्रथम पाद में पढ़ा है चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अब हम उस समय ये सोच लेते हैं कि शायद निरोध वाला सबसे लास्ट में तो नहीं आएगा। यहाँ कंफ्यूजन होती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि समाधि मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग, योग हो गया समाधि हो गया। नहीं, निरोध सबसे पहला है। ठीक है, तो इसको कैसे पहला याद रखें कि प्रथम पाद में निरोध की चर्चा की गई है, चित्त वृत्तियों का निरोध की चर्चा प्रथम पाद में की गई है। तो उससे याद रखें कि निरोध तो पहला होगा, निरोध परिणाम पहला है, वो याद रखेंगे। अब क्या है, निरोध परिणाम होगा तो क्या होगा रिजल्ट? समाधि आएगी। वही तो कह रहे हैं महर्षि पतंजलि, समाधि पाद में निरोध है, तो निरोध पहला है। निरोध के से क्या हो रहा है, समाधि पाद में निरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो निरोध से, निरोध जैसे चित्त की वृत्तियों का हुआ वैसे ही समाधि मिल गई, ऐसे करके याद करेंगे। और लास्ट में बच गया एकाग्र, तो सब कुछ एकाग्र हो गया, यानी कि जो है हमारा आत्मदर्शन मान लीजिए, एकाग्रता हो गया उस पर। सर इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं क्या कि समाधि में एकाग्रता को बनाए रखना, तो इससे समाधि पहले आ गया ना। हाँ, समाधि पहले नहीं आना है, एक तो निरोध समाधि एकाग्र, ये सीक्वेंस है। तो समाधि में एकाग्रता को चलने दे कंटिन्यू। हाँ, तो समाधि और समाधि के बाद एकाग्रता चलने दे, हाँ ये कह सकते। निरोध करेंगे तो समाधि आएगी, समाधि में एक एकाग्रता होने दे, तब जो है कैवल्य मिलेगा, ये भी बढ़िया है। ठीक है, चित्त की वृत्तियों का निरोध किया, समाधि मिली, समाधि में एकाग्रता करते जाएंगे तब हम कैवल्य तक पहुंचेंगे, ये बढ़िया है, ये भी अच्छा है, सुंदर। तो ऐसे ही जब हम लोग सोचेंगे तो होगा। अब हम लोग 9वां सूत्र देखते हैं निरोध परिणाम का, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है कि इनको क्रम से सजाए, कौन सा पहले हो। आगे व्युत्थान निरोध संस्कारियो अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम। देखिए बहुत सुंदर है, इसको बस समझने की जरूरत है। कहते हैं व्युत्थान अवस्था के संस्कार और निरोध अवस्था के संस्कार, यानी कि एक संस्कार आपका जो व्युत्थान हो रहा है और दूसरा संस्कार दब रहा है, तो कौन सा संस्कार उठ रहा है, कौन सा दब रहा है, ये चीजें होती हैं निरोध परिणाम में। निरोध परिणाम है, निरोध परिणाम में 2 चीजें होती है, एक संस्कार आपका उठ रहा है और दूसरा संस्कार दब रहा है। अब सवाल है कौन सा संस्कार उठ रहा है, कौन सा दब रहा है, इसका क्या अर्थ है? कहते हैं व्युत्थान अवस्था के संस्कार
जो है वो शांत हो रहे हैं और निरोध अवस्था के संस्कार वो उठ रहे हैं। ठीक है, तो पहले का जो संस्कार है आपका वो दबेगा और दबाने वाला संस्कार जो है वो उठेगा। यानी कि अगर सपोज कीजिए कि अनूप जी हैं और मैं हूं, अगर मैं अभी हूं एक कमरे में और कुश्ती होनी है, तो अभी मैं बड़ा कमरे में अपना हाथ पांव बड़ा अच्छे से मसाज कर रहा हूं। जैसे अनूप जी आए, अनूप जी मुझसे मजबूत हैं, उन्होंने मुझे गिराकर दबोच दिया। दबोच दिया तो जो पहले मेरा व्युत्थान का संस्कार मैं था, अब मेरा संस्कार शांत हो गया, अब अनूप जी का संस्कार हुआ। अब अनूप जी पूरा हाथ पाथ उठाएंगे, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। निरोध अवस्था के संस्कार है। अब इसको इसके हिसाब से समझे, समाधि के हिसाब से। समाधि के हिसाब से समझने के लिए ये है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, हम लोगों ने दो समाधि के भेद पढ़े हुए हैं। अब संप्रज्ञात समाधि अवस्था में जो चित्त पर आपके संस्कार पड़ते हैं, संप्रज्ञात समाधि आप कर रहे हैं, उसमें चित्त पर कुछ संस्कार, उस समाधि के संस्कार पड़ेंगे। वे संस्कार असंप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा, जो असंप्रज्ञात समाधि संस्कार होंगे व्युत्थान के संस्कार हैं। यानी संप्रज्ञात वाला व्युत्थान का हो गया तो असंप्रज्ञात उसको आके दबाएगा। तो असंप्रज्ञात वाला क्या हुआ, निरोध के संग। निरोध मतलब उसको धीरे धीरे निरोध करना, संप्रज्ञात वाले को असंप्रज्ञात वाला निरोध करेगा। ठीक है, अब वो निरोध के संस्कार हो गया असंप्रज्ञात वाला। यानी कि संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में चित्त पर जो संस्कार पड़ते हैं वो असंप्रज्ञात की अपेक्षा व्युत्थान के संस्कार हैं। ठीक है, और असंप्रज्ञात अवस्था के जो संस्कार हैं वो निरोध के संस्कार हैं। तो व्युत्थान अवस्था के संस्कार दबेंगे और निरोध अवस्था के संस्कार उठेंगे, उत्पन्न होंगे। ठीक है, यानी कि जब योगी ज्ञान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, अभ्यास के द्वारा संस्कार समाधि के संस्कारों को रोक देता है तो निरोध के संस्कार उत्पन्न होते हैं। तो कौन से निरोध के, असंप्रज्ञात समाधि के निरोध के संस्कार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब देखिए चित्त के दोनों ही धर्म है, व्युत्थान के संस्कार भी चित्त में ही हुआ है, निरोध के संस्कार भी चित्त में ही हो रहा है, लेकिन क्रम से चूंकि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे वाला दब रहा है, आगे वाला ऊपर बढ़ रहा है, फिर उससे आगे जाएंगे तो ये वाला भी दब जाएगा। आगे निरोध संस्कार के तीव्र होने से व्युत्थान संस्कार अपना कार्य करना छोड़ देता है। यानी कि अगर मैं कमजोर हूं, मुझे अनूप जी ने कुश्ती में हरा दिया, तो अब मेरा काम हो गया खत्म, अब मैं कुश्ती में हिस्सा नहीं ले सकता। अब अनूप जी जो है वो वहां उछल कूद मचाएंगे, अब उनसे कोई मजबूत आएगा तो वो अनूप जी को दबाएगा, तब जो है फिर अनूप जी अपना कार्य बंद करेगा। अभी कहते हैं अभी निरोध संस्कार अपना कार्य प्रारंभ करेगा। तो अगर मैं संप्रज्ञात, अनूप जी असंप्रज्ञात, तो मैं दब गया, मेरे संस्कार खत्म हो गए, मैं बैठ गया चुपचाप, अब अनूप जी का संस्कार वहां कार्य करना शुरू कर। इसमें बताइए किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? नो सर। सब लोग बताए, किन्हीं को कंफ्यूजन है तुरंत पूछिए और दूसरा उदाहरण देकर समझ लेंगे, क्योंकि इस पे बड़ी दिक्कत होती है इस सूत्र को समझने में, इसलिए पूछ रहा हूँ। सर समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? अरशद जी, ठीक है। अरशद जी सर पहली बात जी, ब्रह्मा जी आपको समझ में आ गया? ये 10वां वाला कम आया सर? नहीं, 9वां वाले की बात कर रहा हूँ। इसमें तो संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में चित्त संस्कार पढ़ते हैं, संप्रज्ञात समाधि की, तो ठीक है ये वाला समझ में आ गया ना, व्युत्थान वाला बात हो रही 9वें का। हाँ, इसमें तो ज्यादा विशेष ही नहीं, मतलब ठीक है। ठीक है ना, ठीक है। और नीता जी, मीना जी, मनीता जी हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन है? समझ में आ गया सर। तो मैं पूनम जी, प्रशांत जी, पुष्पा जी, समझ में आया सर। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई नहीं, अब सब लोग पूछेंगे। ठीक है, अरशद जी ने कहा कि इसको फिर से बताए। ठीक है, देखिए अरशद जी, पातंजल योग सूत्र का मकसद जो है, जो शुरुआत में ही महर्षि पतंजलि ने बताया हुआ है, वो ये है कि हम योग क्यों करें, तो हम समाधि की अवस्था तक पहुंचना है। यानी कि ये जो हमारे स्वशक्ति और स्वामी शक्ति है, एक प्रकृति है, एक पुरुष है, दोनों का संयम होता है तो स्वरूप उभरता है। तो स्वशक्ति और स्वामी शक्ति को अलग अलग करना, एक तरह से जो हमारे जो आत्मा है
उसको बोध कराना कि भैया तुम अलग हो, तुम्हारा तो संस्कार जाति ही अलग है, तुम इसमें कहाँ फंस गए हो। तो उसके लिए सारी कोशिश हो रही है, यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना सारी कोशिश हो रही है। कहते हैं जब आप उसके लिए कोशिश शुरू करते हैं, कि आपने कोशिश शुरू की कि अब चित्त हमारा जो है हमें समाधि तक पहुंचना है। अब उसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझे कि आप समोसा आप खा रहे हैं। अब आपको किसी ने कहा समोसा मैदे से बना है, शरीर को नुकसान पहुंचाता है, इसको नहीं खाना है। ठीक है, अभी यही तक इसी से समझते हैं। अब समोसा नहीं खाना है तो अभी तक समोसा आप खा रहे थे, अब नहीं खाना मतलब उसको रोकेंगे। समोसा है सामने तो मन कसमसा रहा है लेकिन नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? तो नहीं, मन कहेगा नहीं नहीं समोसा में मैदा मिला हुआ है, नुकसान करेगा। अब तक हम समोसा खा रहे थे, उसके संस्कार थे कि समोसा खा रहे हैं, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, वो एक संस्कार था, व्युत्थान के संस्कार उसको मान लें। और अब हम मन कह रहे हैं नहीं इससे नुकसान होगा शरीर को, इसको नहीं खाना है। तो नहीं खाने की जो आपके मन की चित्त की वृत्ति हो रही है ना, वो आपके निरोध के संस्कार, उसको मान लो। ठीक। ठीक है, तो इसको समाधि से जब जोड़ेंगे तो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात में मैंने जोड़ के उसको बताया। ठीक है, ऐसा हो जाता है किसी चीज को अब नहीं खाना है, उसके लिए हम तर्क देते हैं मन ही मन की नहीं इसलिए नुकसान होगा इसलिए नहीं खाना है। उसी तरह से एक संस्कार को दबाने के लिए व्युत्थान के संस्कार दबते हैं, निरोध के संस्कार ऊपर आते हैं। अब कहा गया तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात। अब तस्य मतलब कौन सा? अभी व्युत्थान के संस्कार दब गए, यानी समोसा खाने के संस्कार दब गए, नहीं खाना है। अब कौन सा संस्कार चल रहा है कि समोसा खाने से नुकसान होता है इसीलिए नहीं खाना चाहिए, ये वाले संस्कार चल रहे हैं। ये इसमें मैदा मिला है, शरीर को बर्बाद कर देगा, ये तो व्हाइट पॉइजन है, मैदा है इसमें। अब ये व्हाइट पॉइजन है जो मन में बैठ गया, अब ये लंबा चला जा रहा है। अब ऐसा चला जा रहा है कि अब हम समोसा कभी खाएंगे ही नहीं। प्रशांत वाहिता मतलब प्रशांत वाहिता से यहाँ तात्पर्य है कि अब वही चीज दिमाग में बैठ गया। कहते हैं किसी को तुम्हारे दिमाग में यार ये चीज बैठ गया, तुम इससे अलग ही नहीं निकल रहे, नहीं वो चीज बैठ गया। तो कहते हैं कि अब जो आपके निरोध के संस्कार थे, वो निरोध के संस्कार अब पूरी तरह से ऐसे बैठ गए, अब निरोध का संस्कार ही चलता जा रहा है। पहले व्युत्थान वाले का तो अब कहीं अता पता नहीं है, अब उसको उठने ही नहीं दे रहा, अब निरोध के ही संस्कार चलते जा रहे चलते जा रहे। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रशांत वाहिता। एक रूप में शांत होकर के वो बहता जा रहा है, प्रशांत वाहिता, शांत होकर के बहता ही जा रहा, बहता ही जा रहा, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं आ रहा है। तो ये उसका यानी किसका? निरोध के संस्कार का परिपक्व होने की अवस्था है। ठीक है, 10वां नंबर का सूत्र। उसके बाद 11वें में आएगा आपका समाधि परिणाम, फिर आएगा 12वें में एकाग्र परिणाम। तो दोनों को कल के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि कल फिर हम लोग जो है उसको थोड़ा सा ऊपर वाला निरोध संस्कार को एक बार रिवीजन कर लेंगे, फिर उससे समाधि परिणाम को कनेक्ट करेंगे, फिर समाधि परिणाम से एकाग्र परिणाम को हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो अभी जो एग्जाम की दृष्टि से ये था कि निरोध, समाधि और एकाग्र। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सर नमस्कार। सर तस्य भूमिषु योगः और एक बार बताइए, तस्य भूमिषु बोले तो इधर में क्या होता है? अच्छा, आ जाता हूँ, तस्य भूमिषु योगः में आ जाता हूँ। पहले इसको देख लेते हैं, सवाल देख लेते हैं, बीच में आ जाते हैं। ओके सर, ओके। अंतरंग योग की चर्चा पातंजल योग दर्शन के किस पाद में है? जल्दी से बताइए, टाइप कीजिए, सब लोग मैसेज कीजिए जल्दी जल्दी जल्दी। अंतरंग योग की चर्चा पातंजल योग दर्शन के किस पाद में है? तुषार जी, सब लोग हिस्सा लीजिए। आप ये मत समझिए तो बहुत आसान है, यहाँ आसान लग रहा है क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा हुआ है। एक बार और इस पर टाइप कर दीजिए तो कंफर्म हो जाएगा। एग्जाम में आ जाता है तो हम भूल जाते हैं। उमेश जी, विभूतिपाद, मनीता जी का हो गया, रंजना जी का, सब लोगों का हो गया विभूतिपाद, बहुत सुंदर। अब देखिए दूसरा सवाल है, देश बंधस्य डॉट 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 सूत्र को पूरा करें। टाइप कीजिए जल्दी से। देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। धारणा, निष्ठा जी ने कहा धारणा। एक नंबर निष्ठा जी, निष्ठा जी। सर वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया, धारणा देशबंध चित्तस्य धारणा था वो। हाँ वही तो मैंने कहा, हाँ वही मैंने कहा
अरशद जी 3-1 कैसे क्या लिखा आपने? 3-1 क्या लिखा है अरशद जी? जल्दी से माइक खोलिए, गड़बड़ कहाँ हो रही है अरशद जी? 3-1 क्यों? 3-1 क्यों? सर वो विभूति पाद का पहला श्लोक लिखा था। अच्छा, आपने उस हिसाब से कहा, तो देखिए अभी क्वेश्चन के हिसाब से तो कंफ्यूजन हो जाएगी। इसमें धारणा है, ठीक, धारणा लिखा सर, धारणा पहले लिख दिया था मैंने। अच्छा ठीक है, दोबारा आपने किया, ठीक है, सुंदर। अब जो है अगला हमारा है, चित्त की वृत्ति का एक समान चलना कहलाता है। टाइप कीजिए जल्दी जल्दी। अरशद जी ने कहा ध्यान, रेखा जी का ध्यान, बंटी जी से ध्यान, ध्यान प्रतिभा जी ध्यान, मनीता जी ध्यान, उमेश जी ध्यान। सब लोगों का एक मत है कि चित्त की वृत्ति का एक समान चलना ध्यान कहलाता है, ठीक है। इनमें से अंतरंग कहे गए हैं, स्क्रीन पर आइए, इनमें से अंतरंग कहे गए हैं। धारणा है, प्रत्याहार है, प्राणायाम, समाधि है। जल्दी स्कूट बताइए कौन सा वाला है। पुष्पलता जी आपने तीनों लिख दिया, बहुत अच्छा, लेकिन कोट में बताइए क्वेश्चन देख करके। ठीक है, विशाल जी, सुशांत जी, मीता जी, मनीता जी, उमेश जी, अनूप जी, पुष्पलता, ठीक है। 1 और 4, इस 4 जो ऑप्शन दिया है, धारणा, प्रत्याहार, प्राणायाम, समाधि, इसमें से तो अंतरंग 2 ही हुआ ना, धारणा और समाधि, 1 और 4, ठीक है, बहुत सुंदर। अब है अगला, निर्बीज समाधि के लिए बहिरंग हैं। अब देखिए जल्दी कूट देखिए, फिर कूट देखकर बताइए। निर्बीज समाधि के लिए बहिरंग हैं, इनमें से कौन सा होगा? प्रत्याहार है, ध्यान है, धारणा है, आसान। पुष्पलता जी संयम मारने से नहीं, और क्वेश्चन देख करके कूट बताइए। पुष्पलता जी कूट कूट कूट, सब लोग 2-3 दे रहे हैं। जी सर। धारणा सर ध्यान वो 2 3 स्क्रीन का बार बार करनी पड़ती ना, इसलिए उनके अच्छा, वॉइस पर दे दे। अच्छा ये देखिए, ठीक है, मैं समझ गया। बाकी क्वेश्चन के हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बस। 2-3 सब लोगों ने कहा, गायत्री जी ने, ब्रह्मा जी ने, सीतालक ने, संतोष जी ने पूरा ही टाइप कर दिया है, ठीक है। हाँ, सूर्यकांत सर आ गए हैं। आप कौन सा कह रही थी, कौन सा सूत्र बोला था? 1 सेकेंड। अच्छा, तस्य भूमिषु विनियोग है ना, आपका ये था ना, तस्य भूमिषु विनियोग। हाँ सर, यही पूछ रही थी वो। वही था 6 नंबर, तस्य भूमिषु विनियोग। भूमिषु का ये अर्थ क्या है? भूमिषु, भूमि, भूमि, आपके चित्त की भूमि की यहाँ चर्चा की गई है, चित्त भूमि, ओके, ठीक है। उसी को दूसरे अर्थ में ऐसा कहें कि अवस्था उसको कह सकते हैं। आप जिस पर ध्यान कर रहे हैं उसकी कोई कोई अवस्था तो होती होगी ना, ओके ओके। पहले शुरुआती अवस्था आई, उससे एक चीज और आगे जाने। एक ही बार ध्यान करके या संयम करके तो सब कुछ नहीं जान सकते, पूरा साक्षात्कार नहीं होगा, धीरे धीरे साक्षात्कार होगा, समय लगेगा उसमें। तो कहते हैं कि उस अवस्था तक आपने पहुंचना है, अभ्यास के क्रम से, संयम का अभ्यास क्रम से करते हुए उस अभ्यास तक पूरी भूमि के सूक्ष्मतम तक पहुंचना है। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है सर एक बार गुरुजी 9 के